और अब आपकी जेब की बात। बजट का ऐलान होते ही तुरंत ख्याल आता है कि क्या सस्ता हो गया, क्या महंगा हो गया। आपके मन में भी ये सवाल आए होंगे, तो बस इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। सरकार के बजट में जन सरोकार कितना? दो 2023 के बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ? I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Now I come to what everyone is waiting for. बजट की बात बाजार में आएगी तो जुबान पर सवाल आएगा कि क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। आइए सबसे पहले आपके इसी सवाल का जवाब जानते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर, क्या क्या सस्ता हुआ? तो मोबाइल फोन सस्ते होंगे, इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, टीवी के दाम घटेंगे, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे, लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी, पीतल के सामान सस्ते होंगे, साइकिल की कीमत भी घटेगी, बच्चों के खिलौने भी सस्ते होंगे। अब देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो इस बजट के बाद महंगी होंगी। तो सोना और प्लेटिनम महंगा होगा, चांदी के सामान महंगे होंगे, किचन की इलेक्ट्रिक चिमनी महंगी होगी, सिगरेट भी महंगी होगी। सस्ती और महंगी चीजों की जानकारी तो हो गई, लेकिन वो कौन सी फैक्टर हैं जिससे कोई भी चीज सस्ती या महंगी होती है? आइए समझते हैं। जैसे आज के बजट में देखा, काफ़ी लोग समझ रहे होंगे कि दैट अगर वो लिखा आ रहा है कि कोई चीज़ महंगी हो रही है और सस्ती हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट जो चीज़ें करते हैं वो इसलिए महंगी या सस्ती होती है क्योंकि उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ती या कम होती है। कस्टम ड्यूटी होती क्या है? ड्यूटी जो बाहर की चीज़ें इंडिया में या किसी भी देश में आती हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट एक ड्यूटी लगाती है कि इंडिया में बेचने के लिए या लाने के लिए आपको एक ड्यूटी प्राइस पे करना पड़ेगा। और वो ड्यूटी जिन जिन प्रोडक्ट में कम होती है वो आपकी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, जिन जिन प्रोडक्ट में वो बढ़ती है उसमें वो महंगी हो जाती है। वैसे आपके मन में सवाल होगा कि ये कुछ सालों पहले बजट के दिन ही सस्ती और महंगी चीजें पता चल जाती थी, उसमें सभी सामानों का जिक्र होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब 90% सामान जीएसटी के अंदर आते हैं और इसकी कीमत जीएसटी पर निर्भर करती है और जीएसटी से जुड़े फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है। बजट में इसका कोई रोल नहीं होता। बाय द वे, बजट में जीएसटी डिसाइड नहीं होता है, जीएसटी काउंसिल की अलग मीटिंग होती है, पर एक डायरेक्शन मिलता है। देखिए, जीएसटी का कलेक्शन 1.53 लाख करोड़ आया कल, अपने आप में बहुत अच्छा फिगर है। हमें एक कंट्री अपने रन करने के लिए कोई 45-50 लाख अगर अच्छी रन करने के लिए चाहिए, तो मुझे लगता है अगले फाइनेंशियल में 20-21 लाख करोड़ तो जीएसटी कलेक्शन से आएगा। बजट भाषण के दौरान एक बड़ा मजाकिया वाकया भी हुआ जब वित्त मंत्री पुराने प्रदूषित वाहनों को बदलने की बात कर रही थी। उन्होंने गलती से प्रदूषित की जगह पॉलिटिकल कह दिया, जिस पर संसद में मौजूद सभी सदस्यों ने जमकर ठहाके लगाए। Replacing the old political, sorry. I know. Replacing. Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles may be applicable, right? 2024 से पहले इस चुनावी बजट में फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे और सोने चांदी के गहने महंगे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। मोदी सरकार के इस बजट में अब आपको सबसे ज्यादा फायदे वाला नंबर गेम बताते हैं। पूरे बजट में सबसे ज्यादा फायदे वाले 3 वर्ग कौन हैं? करदाता, महिलाएं और बुजुर्ग। सबसे ज्यादा फायदा बजट से करदाताओं को होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 7 लाख रुपए की कमाई तक टैक्स
नहीं लगेगा। दूसरा बड़ा फायदा हुआ है देश की सभी महिलाओं को। कैसे, वो भी जान लीजिए। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से कई स्कीम्स आ रही हैं, जिसके तहत उन्हें 7.5% ब्याज मिलेगा। इस योजना के बारे में हम आपको विस्तार से पूरी रिपोर्ट देंगे। तीसरा बड़े लाभ की भी बात करते हैं। तीसरा बड़ा लाभ वरिष्ठ नागरिकों को हुआ है। उनके लिए बचत सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। This is the first budget in Amrit Kaal. बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। देश तब खुशहाल होगा जब युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, गरीब, किसान ये सभी खुश होंगे। मोदी सरकार का दावा है कि इस बजट में सभी वर्ग के सपने पूरे होंगे। क्या वाकई ऐसा होगा? अब आप इसे एक एक कर समझ सकते हैं। सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं। बजट में महिलाओं को क्या मिला? महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि महिला होने के नाते देश की वित्त मंत्री किचन का ख्याल रखेंगी और रसोई घर में बढ़ते बजट को कंट्रोल करने के लिए अपने बजट में कुछ जरूरी ऐलान करेंगी। लेकिन वित्त मंत्री ने किचन की महंगाई पर काबू पाने वाला ऐलान ना करके भी महिलाओं को खुश कर दिया। आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र। मोदी सरकार सभी महिलाओं के लिए वन टाइम सेविंग स्कीम लेकर आ रही है, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत पत्र। इस योजना के तहत महिलाओं को जमा राशि पर 7.50% ब्याज मिलेगा। हालांकि महिला सम्मान बचत पत्र में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए ही फिक्स डिपॉजिट किए जा सकते हैं और इसका लाभ सिर्फ एक बार लिया जा सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि ये सुविधा सिर्फ 2 साल के लिए है। इसके अलावा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करने के लिए भी बजट का इंतजाम किया गया है। वित्त मंत्री ने इसमें बहुत बड़ी छूट दी है। 20 लाख करोड़ का क्रेडिट, इट्स अ बिग थिंग फॉर दिस सेक्टर। एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो मैं कहूँगी कि हम एग्रीकल्चरल या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे कंपनीज रिलेटेड में जो इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड जो कि स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने अनाउंस किया है वित्त मंत्री ने, सो ये हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट है। बजट में बुजुर्गों को क्या मिला? 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी ये बजट राहत लेकर आया है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया। पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत 7.60% ब्याज मिलता था, लेकिन अब 8% ब्याज मिलेगा। ये नियम 1 जनवरी 2023 से ही लागू है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बुजुर्ग पहले 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते थे, लेकिन अब 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये गेम चेंजर बजट है जो अभी लोगों को कैलकुलेशन के बाद समझ में आएगा। विपक्ष का यही होगा कि वो बैठे रह जाएंगे और मोदी जी ने इतना बड़ा छक्का मांगा है कि स्टेडियम के बाहर हो गया है। ऐसा नहीं कि फील्ड के बाहर हो गया, ये स्टेडियम के बाहर हो गया। 8% ब्याज दर के साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सरकार की सेविंग स्कीम में सबसे फायदेमंद बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक ऐसा सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं, क्या बजट 2023 का है और इसका जो टारगेट है वो 2024 पर है? विपक्ष कह रहा है कि ये वोट वाला बजट है, लेकिन अगर मोदी सरकार के बजट में किए गए ऐलान का बारीकी से विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि हर वर्ग को कैसे बुनाने की या कहें कि उन्हें खुश करने की कोशिश की गई। बजट में ऐलान किया गया कि 7 लाख तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे राहत के साथ साथ 8 करोड़ से ज्यादा करदाताओं को साधने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए
किसानों को कर्ज देने के लिए सरकार इंतजाम करेगी। सोचिए, 20 करोड़ किसान हैं देश में। ये फैसला किसानों के हित में है। हो सकता है इसका फायदा मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में भी मिले। बुजुर्गों की अगर बात करें तो बुजुर्गों के लिए सेविंग लिमिट को भी बढ़ाया है। 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। देश में 17 करोड़ बुजुर्ग हैं। ऐसे में एक बड़ी आबादी सरकार के बजट वाले ऐलान से खुश होगी। अब इसका फायदा चुनाव में मिलता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब आबादी की बात करते हैं। महिलाओं के लिए क्या खास रहा? आधी आबादी के लिए महिला बचत सम्मान पत्र के रूप में डिपॉजिट पर 7.5% का फिक्स ब्याज देने का ऐलान किया गया। हमें भूलना नहीं चाहिए, देश में 48% महिलाएं हैं और इनके वोट पर हर चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। इसी तरह पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के जरिए युवाओं को खुश करने की कोशिश की गई है। युवाओं से जुड़े मुद्दे भी देश में बड़े मुद्दे हैं, इन पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा अगर आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों के उत्थान के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया। देश में अनुसूचित जनजाति की संख्या आप जान लीजिए, कुल आबादी का 8.6% है। अब अगर ये वर्ग खुश होता है और ये खुशी वोटों में तब्दील होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। और ये चुनावों के नतीजे को कैसे प्रभावित करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में मोदी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस किसानों और आदिवासियों पर रहा। देखते हैं कि बजट से किसानों और आदिवासियों को क्या मिला है। बजट से किसानों को क्या मिला? डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। मोदी सरकार का दावा है कि ये बजट किसानों को हाईटेक बनाने वाला है। इस बजट में डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की कई बड़ी योजनाओं का जिक्र है। ऑर्गेनिक खेती के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। गोवर्धन स्कीम में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे और अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती के गुर सिखाए जाएंगे। कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए कृषि संवर्धक फंड का ऐलान हुआ है। 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। किसानों को आसानी से कर्ज मिले, इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाएगा। किसानों को कर्ज में छूट अगले 1 साल तक जारी रहेगी और मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मोदी सरकार के मुताबिक भारत को मोटे अनाज का ग्लोबल हब बनाया जाएगा। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। बजट में आदिवासियों को क्या मिला? इस बार बजट में आदिवासियों की शिक्षा पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान आदिवासी हित के कई अहम ऐलान किए। आदिवासियों के कल्याण के लिए पीएम पीडीटीजी विकास मिशन शुरू होगा। इसके तहत अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।